हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम चैप्टर द राइज ऑफ मराठास एसएसटी का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले हम दो से तीन वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं। आज वाली क्लास में पेज नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार पूरा चैप्टर होता है, उसके बाद मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। पहले आप समझ लीजिए इस चैप्टर को। देखिए बच्चे, आपको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, कुछ आई मीन आपको टॉपिक क्या है आज का, मराठास एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। पहले मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं भाई। अब मराठास का रूल था, पैन इंडिया में बहुत बड़े एरिया पे मराठास का कैप्चर था। अब मराठास का एडमिनिस्ट्रेशन में मराठास की शासन प्रणाली किस तरीके से काम करती है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो पहला आपका टॉपिक है छत्रपति शिवाजी इंस्टेड आर रिलेटेबल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज किंगडम ही abolished the hereditary post generally practiced under the sultan or mughals and land assignment and paid a salary to every government official out of the state treasury। तो इस टॉपिक में क्या बोला गया, इस टॉपिक में बोला गया भाई जो छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन अपने किंगडम में करा था। मतलब उन्होंने हेरिडेटरी पोस्ट को हटा दिया, मतलब राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उन्होंने इस सिस्टम को हटा दिया था। उन्होंने एक सिस्टम लाए थे कि जो कैपेबल होगा वही नेक्स्ट छत्रपति बनेगा, जो कैपेबल होगा वही नेक्स्ट राजा बनेगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंस्टेड ऑफ हेरिडेबल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज किंगडम ही abolished the hereditary post जनरली प्रैक्टिस अंडर द सुल्तान और मुगल। भाई जो सुल्तान और मुगल्स के अंदर चलता आ रहा था कि भाई राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, ये सिस्टम को हटा दिया गया था। ठीक है, एंड लैंड असाइनमेंट्स एंड पेड अ सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजर। और जो भी गवर्नमेंट में काम करता है, जो भी भैया शासन प्रणाली में काम करता है, उन सभी को सैलरी भी दी जाती है। समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है, छत्रपति शिवाजी ने हेरिडेटरी फीचर को हटा दिया कि राजा को उसका बेटा ही राजा बनेगा। उनको भाई ये होगा भाई जिनको लोग चुनेंगे या फिर जो कैपेबल होगा, जो उत्तराधिकारी होगा, उसी को अगला राजा बनाया जाएगा। और जो भी वहां काम करते हैं उन सभी को सैलरी भी दी जाती है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। मैनी ऑफिशियल्स वर periodically transform as well as ensuring that they would not have enough power to dedicate them to as king। अब देखो ये भी मेंशन किया गया कि किसी के पास भी सारी पावर ना हो, किसी के पास भी सारी पावर ना हो। भाई देखो अगर सारी पावर किसी एक पर्सन के हाथ में आ जाए तो वो उस पावर का मिसयूज करता है। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी ने इस बात को भी ध्यान रखा, अपने उस पर ध्यान रखा कि कोई भी सारी पावर का मिसयूज ना करे। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी आल्सो गेव pension to widows of soldiers who died in battle, even offering military post to their sons। Thus demonstration is care for the soldiers and their families। अब देखो छत्रपति शिवाजी ने और क्या करा, छत्रपति शिवाजी ने भैया विडो मान लीजिए भाई, वॉर लड़ाई में बहुत सारे वॉरियर्स गए थे। कौन गए थे भैया, वॉरियर्स। ठीक है, अभी वॉरियर्स भी भैया किसी के पिता होंगे, किसी के फादर होंगे, किसी के हस्बैंड होंगे। ठीक है, हाँ भैया ये जो वॉरियर्स थे ये भी किसी के फादर होंगे, किसी के हस्बैंड होंगे। तो अब क्या हो भैया, अगर जो भी वॉरियर मर जाता है लड़ाई में, जो भी वॉरियर की डेथ हुआ था लड़ाई में, छत्रपति शिवाजी क्या करते, छत्रपति शिवाजी उनकी जो वाइफ हुआ करती थी उनको पेंशन दिया करते थे, उनकी वाइफ को पेंशन दिया करते थे कि देखो भैया जो कमाने वाला था घर का वो तो लड़ाई में शहीद हो गया। ठीक है, अब उनके घर में रोजी रोटी कहां से आएगी, उनके घर में पैसे कहां से आएंगे, छत्रपति शिवाजी वॉरियर्स की जो वाइफ होती थी उनको पेंशन दिया करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ वॉरियर के जो बच्चे होते थे, उनके सन्स वगैरह होते थे, उनको मिलिट्री पोस्ट भी दी जाती थी। कहने का मतलब उनको आर्मी, अपनी आर्मी में भाई जगह दे देते, उनको जॉब वगैरह दे देते। ठीक है, तो भाई छत्रपति शिवाजी से करते भाई जो सैनिक मर गए हैं उनकी जो वाइफ है उनको भाई पेंशन दी जाती थी, और उनके जो बच्चे हैं उनको मिलिट्री में पोस्ट दी जाती थी, यानी उनको भी सैन्य भर्ती कर लिया जाता था। समझ आ रहा है? आगे देखते हैं, ये टॉपिक समझ आया। तो हमने देखा भाई छत्रपति शिवाजी भैया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे कि भैया देखो सबसे पहला हेरिडेटरी फीचर को हटा दिया, राजा का उसका राजा नहीं बनेगा, जिनको लोग चुनेंगे जो कैपेबल होगा वही राजा बनेगा। दूसरी चीज जो भी काम करता था वहां पे गवर्नमेंट के अंदर उस सभी को सैलरी दी जाती थी। तीसरी चीज उन्होंने क्या करा भैया, सारी पावर किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं दी, पावर जो डिवाइड थी, सेनेट की पावर किसी और के पास है, निर्णय लेने की पावर किसी और के पावर को डिवाइड कर देता। चौथी चीज क्या है, जो भी वॉरियर्स मर जाते हैं उनकी वाइफ को पेंशन दी जाती थी, और उनके जो बेटे थे उनको मिलिट्री, उनके जो बेटे वगैरह होते थे उनको मिलिट्री पोस्ट दी जाती थी, यानी सेना में उनको पोस्ट दी जाती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको देखा छत्रपति शिवाजी इशू स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू हिज ऑफिशियल नॉट टू मिनिस्टर्स not to mistreat the subjects of the forestry craft, even a blade of grass for them। In one of the letter issued by his official, Chhatrapati Shivaji says, wood for big trees like teak is required for the navy. If needed, secure permission for cutting the trees for the forest and then proceed. Other trees like mango and jackfruit are also useful, but do not touch them because such trees take care many years to mature, and the people look after them for children. If you cut them, will be sorrow even and if you accomplish something by offering others the person soon along with the operation, this is harm and absence of such
to exist well. Therefore, do not use force in any circumstances based on the Chhatrapati Shivaji letter. What do you think about his value of Chhatrapati Shivaji ने एक रूल भी पास करा. छत्रपति शिवाजी ने बोला कि कोई भी पर्सन पेड़ों को नहीं काटेगा. ठीक है, कोई भी पर्सन पेड़ों को नहीं काटेगा. क्यों नहीं काटेगा भाई? इसके दो कारण. सबसे पहला कारण था भैया देखो, जो बड़े पेड़ होते थे, टीक का पेड़ हो गया, जो बड़े बड़े पेड़ होते थे उनका इस्तेमाल नेवी करती थी. उनका इस्तेमाल कौन करती भैया? नेवी नाव बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करती थी. ठीक है, और जो और फ्रूट्स है, मैंगो हो गया भाई, आम का पेड़ हो गया, जैकफ्रूट कटहल का पेड़ हो गया भाई, इनको काटने के लिए इसलिए मना करा था क्योंकि इनको उगने में बहुत साल लगते हैं. और जो लोग इनको उगाते हैं ना वो इनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं. जो लोग इनको उगाते हैं उनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं. तो उन्होंने बोला कोई भी पर्सन इनको नहीं काटेगा क्योंकि ये उनके बच्चों की तरह है. अगर आपने इनको काटा तो फिर आपको भाई दंड मिलेगा, जो भी है आपको सजा वगैरह दी जाएगी. तो इसलिए भाई छत्रपति शिवाजी ने लोगों की फीलिंग्स का बहुत ध्यान रखा. भाई लोगों ने छत्रपति शिवाजी ने देखा कि भाई लोग बड़ी मेहनत से पेड़ों को उगाते हैं, बहुत मेहनत से भाई आम का पेड़, कटहल का पेड़ बोलते हैं, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं. बच्चों की तरह पानी देना, बच्चों की तरह खाना खिलाना, पापा ऐसे करते हैं, इसलिए उनको पेड़ों को काटने के लिए मना कर दिया. ठीक है, आगे देखते हैं रखा नॉर्मल. आगे हाँ भैया आगे देखते हैं. आगे आपको क्या बोला गया? आगे आपको बोला गया छत्रपति शिवाजी आल्सो हैड अ अष्टप्रधान मंडला और काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर टू असाइज देम विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ. देखो भाई हमने देखा, भाई हम देख रहे थे कि मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था भाई. मराठा एडमिनिस्ट्रेशन तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहली चीज क्या देखी भैया? नो हेरिडेटरी. यानी राजा के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनेगा. दूसरा क्या था भैया? दूसरा क्या था भाई? पहले हमने देखा नो हेरिडेटरी, पहले हमने देखा. हाँ, दूसरा था भैया सैलरी. भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी. तीसरा था नॉट पावर इन हैंड, नॉट ऑल पावर इन सिंगल हैंड. नॉट ऑल पावर इन सिंगल हैंड, भाई सारी पावर सिंगल हैंड में नहीं होगी, पर्सन के पास नहीं होगी. चौथा क्या था? सैलरी, पेंशन टू विडोज, पेंशन टू सोल्जर्स विडोज and military post to their son, उनके बेटों को नौकरी. इसके बाद हमने पांचवा रूल देखा भैया. देखो शिवाजी के पास ना एक 8 मिनिस्टर्स की एक 8 मतलब उन्होंने कहा 8 मिनिस्टर्स, 8 बहुत ही समझदार लोगों की ग्रुप बना रखा था जिनको हम बोलते थे अष्टप्रधान. मतलब एक अष्टप्रधान की होती अष्टप्रधान. मतलब ये लोग क्या करते थे? ये लोग शिवाजी को गाइड करते थे क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए. ठीक है बच्चे. अब इस अष्टप्रधान छत्रपति द सोवियत किंग. अब देखो भैया अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे? देखो फाइनेंस मिनिस्टर होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था, लॉर्ड मतलब रेवेन्यू जमीन पर कर लेने वाला, चीफ जस्टिस होता था, रिलीजियस हेड मतलब जो लोगों के धर्मों को देखता था, कमांड इन चीफ मतलब जो सैनिक को देखता था, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर मतलब दूसरे देशों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये इंटेलिजेंस मिनिस्टर तो ये और चीजें देखता था. तो ये छत्रपति शिवाजी के 8 मिनिस्टर हैं जिनको हम बोलते हैं अमात्य, प्रधान, सचिव, न्यायाधीश, पंडितराव, सेनापति, सुमेध और मंत्री. ठीक है भैया, याद रखना है आपको. ये अष्टप्रधान से पर क्वेश्चन आएगा, आपको ये पूरा का पूरा लिखना है कि अष्टप्रधान क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक पूरा लिखना है. उन पॉइंट्स के बारे में भी आपको ऐसे फ्लो चार्ट के रूप में लिखना है. मैं टेस्ट में जरूर दूंगा. तो आपका एक क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब अष्टप्रधान सिस्टम. तो अष्टप्रधान सिस्टम के बारे में लिखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है. इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा describe administration of Marathas. भाई मराठास का एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है आपको. समझ आ रहा है. चलिए इससे इनके बारे में क्वेश्चन लिखिए फास्ट. हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे. हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिखना है अष्टप्रधान व्यवस्था किसे कहते हैं, अष्टप्रधान व्यवस्था किसे कहते हैं, और मराठास का शासन तंत्र का वर्णन करें. मराठास के शासन तंत्र का वर्णन करें. चलिए लिखिए फास्ट क्विक. डिस्क्राइब द अष्टप्रधान सिस्टम. चलिए फास्ट जल्दी लिखेंगे आप लोग. हाँ जी क्लास, आई होप कोई भी समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है चलो. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट पेज पे क्या टॉपिक है देखते हैं. हाँ जी क्लास देखिए. The Marathas often levied taxes called chaul, 25% and Sadeshmukhi, and additional 10% chaul from provinces that were not directly under them, including
places in the Deccan and northern India. In return, the Marathas protect those provinces and did not intervene in their internal administration. अब देखो क्या हो गया, अब जो ग्रुप्स मराठास के अंदर नहीं आते थे, जो ग्रुप्स मराठास के अंदर नहीं आते थे, एक तो मराठास की प्रजा थी, ठीक है, जैसे मान लो मराठास की प्रजा है, वो उनको तो भाई नॉर्मल टैक्स जो चलता है वो चलता है। जो मराठास की प्रजा नहीं थी, मराठास से अलग रहना चाहते हैं, भाई हम अंडा नहीं आता था, अलग रहना चाहते हैं, तो उन लोगों पे भाई वो टैक्स लगाते थे। भाई वो टैक्स कौन सा लगाते थे, देखो उनके पास एक टैक्स था जिसको हम बोलते हैं चौथ, एक चौथाई होता है ना, तो उसका हिस्सा चौथ, भाई 25% होता था, मतलब जितना भी वो रेवेन्यू कमा रहे हैं उसका 25%, जितना भी वो रेवेन्यू कमा रहे हैं उसका 25%। जैसे मान लो उन्होंने एक महीने में 50,000 रुपए की गेहूं बेची, एक महीने में उन्होंने 50,000 रुपए की गेहूं बेची, तो 50,000 का 25% वो ले ले, 50,000 का 25% वो ले लेंगे। इसके साथ साथ एक एडिशनल टैक्स भी लगता है जिसको बोलते हैं हम स्वदेश मुखी। स्वदेश मुखी क्या होगा भैया, एडिशनल 10%, एडिशनल 10% ऑन एडिशनल 10%, मैं 10% और लेते, 10% और लेते, इसके बदले में उनको प्रोटेक्ट करते हैं, इसके बदले में उनको भाई प्रोटेक्ट करते हैं बदले में, ठीक है। मैं ये टैक्स लिया करते हैं हमारे भैया, तो इतना टैक्स लिया करता हूँ, ठीक है, ठीक है। आप सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, हमारी गवर्नमेंट सरकार भी इतना टैक्स लेती है 18%, 28%, ठीक है, पहले के टाइम पे टैक्स है, अभी के टाइम पे टैक्स लिया जाता है। आगे, the Mughals also approved of their arrangement to warrior treaties and over time some of these provinces become a part of the Maratha Empire। अब देखो इनमें से जो लोग मराठास का नहीं रहते हैं, मराठास वगैरह, तो ये टैक्स उनको देना पड़ता है। आगे अब आगे बोला गया है, in the 18th century the Marathas often adopted the Mughal style of coinage owing the popularity but added their own culture symbol to it। For instance, this rare Maratha coin known as the Ganpati Pantradhan rupee, minted in the early 19th century by the Patwara general under the Peshwa, featured inscription of two script, Devanagari and Persian. One side is an invocation Ganpati Ganesha, while the other declaring loyalty to the other Peshwa offer as the पंद्रपति मराठी। अब देखो क्या बोला, क्या बोला आपको, बोला गया है जैसे मुगल लोग अपने सिक्के बनवाते थे, जैसे मुगल्स लोग अपने नाम के या अपने मोहरे बनाते थे, अपने सिक्के बनाते थे, वैसे मराठा लोगों ने भी अपने सिक्के बनाना स्टार्ट करा, उन्होंने ऐसे कॉइन बनाना स्टार्ट करा जिसमें भैया कौन कौन सी भाषा लिखी हुई थी। इन कॉइन्स पे दो भाषाएं लिखी हुई थी, पहले आपकी देवांगरी और दूसरी पर्शियन। इन कॉइन्स को क्या बोला जाता था, इन कॉइन्स को बोला जाता था, एक सेकंड, हाँ भैया, इन कॉइन्स को बोला जाता था गणपति पंत्रप्रधान रुपए, गणपति पंत्रप्रधान रुपए, ये इन कॉइन्स का नाम था, इन कॉइन्स को ये बोला जाता था, इन कॉइन्स को ये बोला जाता है। इसको दो भाषा लिखी होती है, एक साइड पे इसके गणेशी मंदिर बने हुए थे, दूसरी साइड पे इसमें भाषाओं में लिखा हुआ था। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, ओके। इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया 18 अब एक कब चालू करी गई थी, 18th सेंचुरी में, सॉरी 19th सेंचुरी में, कब इनको लॉन्च किया गया था, 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में मुगल्स ने अपने खुद के सिक्के बना के, जिसको हम गणपति प्रधान रुपए बोला जाता है, इसमें देवांगर और पर्शियन भाषा में लिखा हुआ था, एक साइड पे गणेशी बने हुए थे, एक साइड पे लिखा हुआ था। समझ आ रहा है बच्चे, समझ आया। आगे अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, अब मिलिट्री के बारे में देखते हैं भाई, उस समय सैनिक वगैरह की क्या स्थिति थी उनके बारे में देखते हैं भैया। आगे बोला गया है द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, द मराठास आर्म फोर्स वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी। अब उस समय जो मराठा की फौज थी भाई, उस समय जो मराठा की मिलिट्री थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। पहला था हमारा इन्फेंट्री, दूसरा था हमारा कैवलरी और तीसरे थे हमारे नेवी, तीसरा था हमारा नेवी, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। भाई उस समय जो हमारी मिलिट्री थी, मराठा की जो मिलिट्री थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, इन्फेंट्री, कैवलरी और नेवी, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, द कैवलरी वाज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सोल्जर, द बर्गर whose horses and equipment were paid for by the state and the shelters whose horses and equipment were paid by the soldiers themselves। अब देखो, अब कैवलरी में 2 तरह के सोल्जर्स थे, कैवलरी में 2 तरह के सोल्जर्स, अभी तक देखते हैं भाई कैवलरी में 2 तरह के सोल्जर्स थे। पहले सोल्जर्स को हम बोलते हैं बर्गर्स,
इनके जो भी घोड़े होते थे, इनके जो भी हथियार होते थे, उनका पैसा कौन देता था? उनके पैसा स्टेट देता था, यानी राजा देते थे। ठीक है। और दूसरे सोल्जर्स होते थे हमारे पास शील्डर्स, और इनके जो हॉर्सेस और इक्विपमेंट होते हैं, इनके पैसे खुद सोल्जर्स देते थे, इनके पैसे खुद सोल्जर्स देते थे। ठीक है। इन द 18th century the Marathas also noticed that superiority of European style disciplined troops and artillery, and they tried to raise up recruit such troops. In particular, Mahaji Shinde has a large European style army. अब आपको समझ आ रहा है क्लास क्या हो रहा है? समझ आ रहा है? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि भाई हम आर्मी के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? हाँ जी क्लास। तो अब आगे हमने देखा कि in the 18th century the Marathas also noticed that the superiority of European style disciplined troops and elites. अब मराठास ने देखा कि भाई 18th century में यूरोपियन स्टाइल, मतलब यूरोप के सोल्जर्स, यूरोपियन जिस तरह से यूरोप के सोल्जर्स से लड़ाई करते थे, यूरोप के सोल्जर्स के पास जिस तरह के हथियार थे, उसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया, उसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया। जैसे आप देखते हो भैया, आप देखते हो कि आज के टाइम पे लोग ईयरबड्स का बहुत इस्तेमाल, एग्जांपल लेना, ईयरबड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग भी ईयरबड्स, पहले आपके लीड थी सॉन्ग सुनने के लिए ना, अब आपने देखा भाई आज के टाइम पे लोग ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने भी देखा, देखिए ईयरबड्स ले लिए। सेम ऐसे ही इनके साथ भी हुआ भाई, इन्होंने देखा कि भाई आज के टाइम पे यूरोपियन स्टाइल आर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी अपने अपने आर्मीज को यूरोपियन स्टाइल बना दिया, और महाजी शिंदे के पास बहुत बड़ी यूरोपियन स्टाइल आर्मी बन गई थी। समझ आ रहा है? मैंने देखा देखी मैंने यूरोपियन स्टाइल आर्मीज को भी अपना लिया। समझ आ रहा है? आगे देखते हैं। Sword and lances were the most preferred weapon of the Marathas. Figure 3.15. However, they are also used as gun in situations number. हाँ जी, तो कौन से वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है पहले के टाइम पे? पहले के टाइम पे भैया गन्स, सॉरी, स्वॉर्ड्स और लैंसेस, अभी इसके बाद दिखाऊंगा तलवारें और भाले सबका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब हालांकि गन्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सीजेबल नंबर, मतलब गन्स में ज्यादा नंबर्स पे नहीं थी, गन्स का भी इस्तेमाल होता था। रॉकेट वर आल्सो यूज्ड इन द मिलिट्री कैंपेन फॉर द डेज ऑफ द शिवाजी हिमसेल्फ, and by the 17 metal tube rockets were also began used। भाई रॉकेट्स का इस्तेमाल भी होता था। भाई वेपन्स में क्या किस-किसका इस्तेमाल करते हैं? आप देखोगे वेपन्स के रूप में किस-किसका इस्तेमाल होता है? वेपन्स के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो स्वॉर्ड्स का होता था, तलवारों का। स्वॉर्ड्स के साथ-साथ आप कह सकते हो लैंसेस, लैंसेस के साथ भैया गन्स का इस्तेमाल भी होता है, गन्स के साथ-साथ रॉकेट्स का इस्तेमाल भी होता था। ठीक है? तो ये वेपन्स का इस्तेमाल होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब समझ आ रहा है? ओके, आगे देखते हैं। हाँ जी, ये देखो आपको यहाँ पे दिखा रखा है स्वॉर्ड और लेंसेस वगैरह आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे फिगर्स में, आप इसको इजीली देख सकते हैं। आगे हाँ बच्चे, as we saw earlier, forts were initially the ministry of Marathas power. Chhatrapati Shivaji control and build a consecutive numbers of forts as they were essential to strategical control important groups, and they shelter the army when they engaging in guerrilla warfare। अब देखो क्या हो गया, आपको बोला था पहले के टाइम पे ये फोर्ट्स जो किले थे उनका बहुत ज्यादा मेजर रोल था। किले में जो थे मराठास की मीटिंग वगैरह हुआ करती थी, वहां पे सोल्जर्स वगैरह छिपा करते थे, वहां से वो अपने आसपास के एरियाज पे नजर रखते थे। मतलब फोर्ट पे वो किला जो था वो सबसे ऊंचा होता था, वहां पे चढ़ के वो अपने आसपास के एरिया पे नजर रखते थे कि कहीं पे कोई घुसपैठा तो नहीं आ रहा है, कहीं पे दूसरे लोग वहां पे हमला तो नहीं कर रहे हैं, मतलब वहां से वो दूर दूर तक देख सकते थे। तो शिवाजी ने अपने टाइम पे बहुत सारे फोर्ट्स यानी किले भी बनवाए थे। ठीक है, आगे रामचंद्र पंत अमात्या, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ छत्रपति शिवाजी, इन हिज ऑन वर्क अदनपति द रॉयल एडिक्ट एक्सप्लेन्स। अब देखो भैया रामचंद्र अमात्या जो कि छत्रपति शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर इन द वो कितने, उनको अपनी सेना के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है, अपने राज्यों को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसके फाइनेंस मिनिस्टर का सारा हिसाब वही रखते थे। उन्होंने उनको क्या बताया, देखिए वो तो ये सब चीजें एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, आगे आगे अब आगे देखते हैं। Forests are the core of state. In their absence, the land get devastated in the face of an invasion. Therefore, all the former king secure the country by building forts. The kingdom, Maratha kingdom, was created by the late great master Shivaji from the forts alone. A great enemy like Aurangzeb invaded the kingdom, conquered great empire like Bijapur and Vajnanagar, but it was due to fort that the Marathas स्टेट सर्वाइव डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ ऑनस्टॉल। तो आपको बोलेगा फोर्ट्स का इस्तेमाल किया बहुत ज्यादा, फोर्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी था, लोग फोर्ट्स का इस्तेमाल किया करते थे। लोग वहां फोर्ट्स से भैया दूर दूर पे नजर रखते थे कि कोई हमला तो नहीं कर रहा। फोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। फोर्ट्स मतलब किले जो थे, किले भाई लोग किलों में रहते थे, जो सैनिक वगैरह थे वो भी किलों में रहते थे। ठीक है, ये किले काफी इंपॉर्टेंट थे।
अब देखते हैं मैरीटाइम मैरीटाइम सुप्रीमेसी। अब देखो as we saw Chhatrapati Shivaji create a navy to secure the west coast in the 18th century. Kanauji Angre guided the Maratha to victory in many naval battles. अब देखो हमने देखा था भाई शिवाजी ने नेवी बनाई थी। शिवाजी ने क्या बनाई थी? नेवी। नेवी क्या थी भैया? ऐसी सोल्जर्स थे जो पानी में लड़ाई करते थे, ऐसे सोल्जर्स थे जो पानी में लड़ाई करते थे, है ना? तो शिवाजी ने भैया नेवी बनाई थी। अब नेवी के हेड कौन थे भैया? कंजोली अंग्रे, कैनोजी एंग्रे। भाई इन्होंने नेवी के बहुत सारे बैटल्स में जीत दिलाई थी थैंक्स टू क्लेवर यूज ऑफ जियोग्राफी एंड बैटल टैक्टिक्स डिस्पाइट द मराठा शिप्स नॉट बिगन एज टेक्नोलॉजिकली एडवांस एज द यूरोपियन वंस। अब देखो हालांकि जो मराठास की शिप्स थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, वो इतनी पावर शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन तब भी उन लोगों को जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता था। उनको पता है भाई यहाँ पे कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, उनको मतलब उनको अपने एरिया की जान पहचान थी। तो इसलिए उन्होंने छोड़ मतलब बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के, बिना एडवांस शिप्स के लिए उन्होंने बड़ी-बड़ी यूरोपियन सेना को हरा दिया, बड़ी-बड़ी यूरोपियन सेना को टक्कर दिया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आगे देखते हैं। एट द टाइम आगे At the time, the main strength of European and India was their navies. They forced India to purchase their naval trades, passes catering in Portuguese at a price. Any ship without a pass were conflict. The Maratha challenged this practice and started demanding passes from European themselves, who showed their frustration by leaving Kanauji Tingri a pirate. अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ भाई। अब भाई मराठास की बहुत बड़ी, मराठास का बहुत बड़ा कंट्रोल था नेवी के ऊपर, यानी पानी के ऊपर उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल था। तो जो भी शिप वहां से जाती थी मराठास उसके लिए टैक्स लेते थे। उनपे क्या लेते थे भैया? टैक्स। अब जितने भी यूरोपियन शिप्स वहां से आते थे उनको वहां पे टैक्स देना पड़ता था। अगर वो टैक्स नहीं देते तो उनकी शिप वहीं पे रोक दी जाती थी। अगर वो टैक्स नहीं देते तो उनकी शिप वहीं पे रोक दी जाती थी। अब भाई क्या नाम है, यूरोपियन जो थे इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, वो बड़ा गुस्सा हुए, तो उन्होंने कनौजी आंग्रे जो कि नेवी के हेड थे भाई, जो कि नेवी के हेड थे, इनको पायरेट बोल दिया, इनको पायरेट घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? पायरेट। पायरेट का मतलब क्या होता है? समुद्री लुटेरे। तो भैया इनको समुद्री लुटेरे बोल दिया गया क्योंकि उनसे टैक्स मिलता है इसलिए। ठीक है, ठीक है, समुद्री लुटेरे बोल दिया इनको। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके भाई, वो टैक्स लेंगे, इनको समुद्री लुटेरे बोल रहे हैं। आप देखो आगे यहाँ पे दर्शा है मराठा शिप अटैकिंग इंग्लिश शिप। अब देखो क्या होता है, अगर कई बार जो इंग्लिश शिप होती थी, जो अंग्रेजों की शिप होती थी, अगर वो टैक्स नहीं देते थे, अगर वो टैक्स नहीं देते तो मराठा की शिप होती इंग्लिश शिप पे हमला कर देते। तो इसलिए भाई इंग्लिश लोग, जो ब्रिटिश लोग थे, उन पे मराठा से दुश्मनी हो गई। जो इंग्लिश लोग थे उनको मराठा से दुश्मनी हो गई, हमसे इतना टैक्स लेते हैं, उनको भाई छोड़ेंगे नहीं उनको। ठीक है, तो भाई मराठास ब्रेव एंड बिगर अटैक ऑन इंग्लिश शिप। तो आपको यहाँ दिखा रखा है कि कैसे मराठा की शिप जो है इंग्लिश शिप पे हमला करती थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखो, in 1665 four ships from Chhatrapati Shivaji fleet reached Muscat, the capital of Oman. The ruler there captured them and arrested them. The man on board, he also prepared a few ships to attack Shivaji coastal possession. But on hearing that Chhatrapati Shivaji navy contained more than 100 ships, he retreated inside the harbor with the ships. अब देखो क्या हुआ भाई, एक बार की बात है, चार शिप्स को 1665 में चार शिप्स को ना ओमान, चार शिप्स कहीं थी मुस्कैट गई थी और ओमान में चार शिप्स मुस्कॉट गई थी ओमान में। वहां के उनके राजा ने उन शिप्स को पकड़ लिया, उन शिप्स को पकड़ लिया, उन शिप्स के सारे नाविकों को पकड़ लिया। ठीक है, और अपनी शिप्स भेज दी अटैक करने के लिए। जब ये बात शिवाजी ने सुनी, शिवाजी ने अपनी सारी शिप्स को भेजा, हजारों की संख्या में शिप्स गई और वहां पे अटैक कर दिया। उनको पता चलेगा कि भाई इनसे टक्कर नहीं लेनी। ठीक है, अब जुडिशरी सिस्टम, अब वहां के जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि वहां पे न्याय व्यवस्था किस तरह से होती थी, मराठास में न्याय व्यवस्था किस तरह से होती थी। देखो बच्चा, द मराठास हैड एन एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम रिमार्केबल फॉर इट्स मॉडरेट इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट द डेथ पेनल्टी। अब देखो भैया, जुडी मराठास में जो न्याय व्यवस्था थी, जुडिशियल सिस्टम था, वो काफी अच्छा था। आज के टाइम पे जैसे मतलब कोई व्यक्ति अगर काफी बड़ा गुनाह करता है तो उसको डेथ फांसी की सजा देते हैं, मृत्यु दंड देते हैं उनको। तो पहले के टाइम पे भी ऐसा होता था। ठीक है, जब पंचायत, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द करंट डे, पंचायत का गवर्नमेंट बॉडी was a local gathering of officials and prominent men and the main body that delivered justice. An appeal could be made to be a Maratha chief in case of unjustified verdict. Additional various तो आपको बोला कि भैया वहाँ पे पंचायत होती, मतलब कुछ बड़े-बड़े लोग इकट्ठा होते थे, कुछ बड़े-बड़े लोग इकट्ठा होते थे और वो लोगों को, कुछ बड़े-बड़े लोग इकट्ठा होते थे और वो जो भी मुकदमा होता था उसके खिलाफ सुनवाई किया करते थे। समझ आ रहा है? आगे देखते हैं। Towns such as Pune, Indore, etc. The Kotpal was the police was also deployed to ensure law and order within the city. अब देखो भाई वहाँ पे जस्टिस कैसा होता था, वहाँ पे जस्टिस कैसा होता था भैया, वहाँ पे जस्टिस के लिए पंचायत होती, क्या होती,
पंचायत, और पंचायत के साथ साथ वहां एक और क्या होते थे भैया, वहां पे कोतवाल होते थे। अब एक कोतवाल का क्या काम, जैसे पुलिस होते हैं ना वैसे ही कोतवाल होते थे पहले के टाइम पे, भाई कोतवाल होते थे और पंचायत होती थी, ठीक है भैया, पुलिस होती थी और कोतवाल होती थी। अब देखते हैं ट्रेड नेटवर्क, भैया आपको जैसे कभी समझ आया, वहां पे पंचायत पे एक समूह होता था, कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता था पंचायत पे खिलाफ लड़ने देती, और एक कोतवाल होता था पुलिस वाला जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता, ये देखता है कि कोई भी कानून को ना तोड़े, ठीक है। आगे अब ट्रेड नेटवर्क की वो कैसा व्यापार करता है इसके बारे में देखते हैं। छत्रपति शिवाजी इंकरेज ट्रेड एंड एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड हिमसेल्फ, ही and his officer and their own ships which they regularly sent to ports as far as the Mocha in Yemen, Muscat in Oman and Malta in Malaysia. Some of these ships carried cargo like gold, textile, etc. तो भैया शिवाजी लोगों को ये इंकरेज करते थे कि आप लोगों को व्यापार करना है, व्यापार करो, व्यापार करोगे तो उससे पैसा आएगा और हमारा राज्य जो है वो फलेगा फूलेगा, ठीक है। तो किन किन देशों के साथ व्यापार करते थे, किन किन देशों के साथ व्यापार करते थे, एक सेकंड। हाँ भाई छत्रपति शिवाजी कहते हैं भाई ट्रेड करना चाहिए, किन किन देशों से ट्रेड करते हो देखो बच्चा, मोचैन यमन, भाई यमन से मोचा से, ठीक है, मुस्कट इन ओमान, ओमान में मुस्कट का ट्रेड करते थे, और मलाचा इन मलेशिया, और मलेशिया में मलाचा नाम की कंट्री से ये डील करते थे, और ये शिप्स भेजते थे, उसमें गोल्ड, टेक्सटाइल मतलब सोना, कपड़ा, इन सब चीजों का व्यापार वो करते थे। रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड इन प्लेस सच एज ओडिशा इन द 18th century, a network of ferries was maintained for reserving transport, bridges were built over the rivers and small streams। अब भैया ट्रेड हुआ तो वहां पर ये सड़कें बनाने की आवश्यकता होगी, एक सामान को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सड़कों की आवश्यकता होती है, ठीक है, सड़कें बनाई गई वहां पे पुल्स बनाए गए, ये सब चीजें वहां पे बनाई गई, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कल्चरल डिवाइड, तो आपका यहां तक टॉपिक हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक है कल्चरल डिवाइड। हाँ भैया अब cultural revival, the Marathas contribute substantially to India's culture development. Chhatrapati Shivaji vision of Swaraj is evident in his seal, which carried a Sanskrit inception, a noticeable departure from the prevalent Persian seal. This seal of Chhatrapati Shivaji, the son of Shahaji, waxing like the new moon, revealing by the world, designed for the welfare of the people। अब देखो छत्रपति शिवाजी ने अपनी एक सील बनाई, छत्रपति शिवाजी ने अपनी एक सील बनाई जिसमें पर्शियन भाषा में लिखा हुआ था। भैया कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, पर्शियन भाषा में लिखा हुआ है, पर्शियन भाषा, जिसमें पर्शियन भाषा के बारे में लिखा हुआ था। और ये सील क्या दिखाती थी, ये सील दिखाती स्वराज को, किसको दिखाती थी, स्वराज, यानी स्वराज है, सब व्यक्ति अपने अपने राजा है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, स्वराज है सबका, ठीक है बच्चे। तो शिवाजी की सील के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी भाषा में थी, पर्शियन भाषा में थी। ये क्या दिखाती है, स्वराज को दिखाती है, क्या दिखाती थी, स्वराज, किसको दिखाती है भैया, स्वराज को, आपको याद है, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। आगे अब इसका कुछ नाम था, सील का नहीं है, इसका कुछ नाम नहीं था। आगे छत्रपति शिवाजी आल्सो कमीशन a treatise called Rajya Vidhanchand Kashod with the aim of promotion of Marathi language. It provides Sanskrit equivalent for the prevalent Persian words used in diplomatic exchange. As a result of this, the percentage of foreign loanwords in Marathas diplomacy decreased constantly. Chhatrapati Shivaji was a devout Hindu who respect other religion while upholding his words। आपको यहाँ पे एक चीज और बोल रखी है कि भाई छत्रपति शिवाजी ने और भी लैंग्वेज को प्रमोट करा। छत्रपति शिवाजी भाई एक कट्टर हिंदू थे, लेकिन वो और लैंग्वेज का भी और भाषाओं का भी आदर करते थे, और लैंग्वेज का भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो, ठीक है। उन्होंने संस्कृत भाषा को मेन भाषा के रूप में लिया, ये जो एक बहुत पुरानी प्राचीन भाषा है उसको बहुत मेन भाषा के रूप में लिया। उन्होंने हिंदी को नहीं लिया, भाई उनकी मातृ कह सकते हो उनकी मातृभाषा हिंदी, लेकिन हिंदी को उन्होंने वो प्रमोट नहीं करा, हिंदू थे वो लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा को प्रमोट नहीं करा, भाई संस्कृत भाषा को प्रमोट करा, ताकि सभी में एक समानता बनी रहे, किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे धर्म के साथ भाई भेदभाव किया जा रहा है, किसी को ऐसा ना लगे वो थे हिंदू लेकिन वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, समझ आ रहा है। आगे his saffron color flag was adopted by all Marathas. He rebuilt dissented temples, promoted Sanskrit and Marathi literature, religion, institute and their traditional arts। अब देखो उन्होंने सैफरन यानी भगवा रंग का झंडा ले रखा था जो सभी मराठास लेके चलते थे, जो कि मराठास की पहचान थी। इसके साथ साथ जो भी मंदिर जो भी ये सब चीज तुड़वा दी गई थी औरंगजेब द्वारा, उन्होंने उन सबको रिबिल्ड करवाया था, दोबारा से बनवाया था, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं। हाँ जी, आपको क्या बोला गया है,
but perhaps her contribution more of the revival of ancient India culture and values by giving people a demonstration that mighty kingdoms and empire could be defeated and the Marathas could maintain, expand and administration and empire of their own. अब भाई वही सब आपको बताया गया, लेकिन मराठा जो है आगे एक्सपेंड कर रहे थे, मतलब और देशों पे कब्जा, और देशों पे भी रूल करना चाहते थे आगे. अब द माइटी मराठास मूवमेंट्स, अब हम मराठास की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. आपने देखा पीछे जब हमने एक टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि भाई देखो जब छत्रपति शिवाजी मर गए थे उनके बाद संभाजी आए, संभाजी की जब डेथ हो गई थी उसके बाद राम राजा आए थे, राम राजा की जब डेथ हो गई थी उसके बाद ताराबाई आई थी, और ताराबाई ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था. उन्होंने देखा कि भाई जो मुगल्स हैं वो भी साउथ इंडिया पे कब्जा कर रहे थे, वो नॉर्थ इंडिया पे कैप्चर करी थी, तो ताराबाई के अंडर ही हमने बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा करा था. तो हम पढ़ने वाले मराठा से ना कुछ बहुत ही शक्तिशाली मूवमेंट्स की थी, उन मूवमेंट्स के बारे में हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे. तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है, कल वाली क्लास में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो समझ आ रहा है. आज टॉपिक में बहुत से टॉपिक पढ़ा, हमने मिलिट्री के बारे में पढ़ा, आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, किस तरह शासन प्रणाली करते हैं, उनके रुपए के बारे में पढ़ा हमने. ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा. एक बार रिवाइज करते हैं, देखो बच्चे सबसे पहले आज हमने भाई उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो शासन करते थे. इसके बाद आज वाली क्लास में हमने भाई उनकी मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा, भाई उनके मिनिस्टर्स कैसे थे, मतलब कितने मिनिस्टर्स थे और क्या क्या काम करते थे. इसके बाद हमने देखा मिलिट्री कैसे थी, मिलिट्री दो ग्रुप, मिलिट्री को तीन ग्रुप से बांटा गया था. मिलिट्री के बारे में देखा, मिलिट्री के बाद हमने देखा कि टैक्स वगैरह देते थे, तो उनको पायरेट्स बोला जाता था. ठीक है, देन हमने देखा भाई उनका जुडिशियल सिस्टम कैसा था, भाई वो कैसे राजतंत्र किस तरह करते थे, इन सब चीजों के बारे में देखा. देन ठीक, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा भाई किस सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखा. अगर हम अपने कल क्लास में बैठे. ओके बच्चे, बाय बाय.